हम सबको आज ब्लॉक दिवस के अवसर पर एक बात विशेष रूप से स्वयं को स्मरण कराना है और समाज में सभी को बताना भी है कि सभी माननीय बीडीसी सरपंच पंच परमेश्वर इनका कार्यकाल समाप्त हुआ है, लेकिन कार्य नहीं समाप्त हुआ है। आप सबको मालूम है कि स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट बनने के बाद आरक्षण की व्यवस्था में जम्मू कश्मीर में परिवर्तन हुआ है। बहुत सारे सामाजिक वर्ग के ऐसे लोग थे जिन्हें देश के बाकी हिस्से में आरक्षण प्राप्त था, जम्मू कश्मीर में नहीं प्राप्त था। अब ऐसे लोगों को भी आरक्षण की व्यवस्था भारतीय संविधान ने दी है। चुनाव की प्रक्रिया शुरू हो, इसके लिए जब निर्वाचन के हमारे साथियों ने प्रक्रिया प्रारंभ की तो बहुत सारे निवासियों ने जम्मू कश्मीर के ये मांग पत्र रखा कि अदर बैकवर्ड क्लासेस को, जो पिछड़े वर्ग के भाई बहन हैं, देश के बाकी हिस्सों में उन्हें आरक्षण है, यहाँ नहीं है, उन्हें भी आरक्षण मिलना चाहिए। भारत की संसद ने अभी पिछले सत्र में ये व्यवस्था लागू कर दी है। इसको पूरी तरह से ज़मीन पर क्रियान्वित करने में थोड़ा वक्त लगेगा और क्रियान्वित होने के बाद मतदाता सूची, आज आपने अखबार में बयान पढ़ा होगा, जो राज्य चुनाव आयुक्त हैं कि 26 जनवरी तक मतदाता सूची का पुनरीक्षण कर लिया जाएगा। तो ये काम खत्म होने के बाद ये मैं आपको भरोसा देता हूँ कि अर्बन लोकल बॉडीज़ हों या हमारे पंच सरपंच बीडीसी बाकी चुनाव हों, ये प्राथमिकता के आधार पर चुनाव पूरे कराए जाएंगे। ऐसा माननीय प्रधानमंत्री जी का स्वयं का विश्वास है कि विकास में चुने हुए प्रतिनिधियों की भागीदारी के कारण ही विकास संभव हो पाता है। और इसलिए किसी को राजनीतिक कारणों से कुछ लोग अब अनेक प्रकार की बातें कह रहे हैं, उनके ऊपर कोई प्रतिक्रिया देना मुझे लगता है कि आवश्यक नहीं है। लेकिन मैं आपको बड़ी जिम्मेदारी से और ईमानदारी से ये बात कहना चाहता हूँ कि इस प्रक्रिया के पूरा होने के बाद अब बीच में लोकसभा के चुनाव भी आ जाएंगे, वो तालमेल देखते हुए, लेकिन चुनाव जल्दी से जल्दी हो जाए, ये जरूर हम सुनिश्चित करेंगे। आज मैं कह सकता हूँ कि एक नए प्रकार की व्यवस्था जम्मू कश्मीर में स्थापित करने में आप सबके सहयोग से सफलता मिली है और मुझे लगता है कि गांव स्तर पर जो काम हुए हैं उसमें जन भागीदारी का बड़ा महत्वपूर्ण योगदान रहा है। प्लानिंग में भी इस बार भी जो डिस्ट्रिक्ट अपेक्स बनेगा, आपने जो सुझाव दिया है उन सुझावों को पूरी तरह से ध्यान में रखा जाएगा, ये मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूं और उसी आधार पर डिस्ट्रिक्ट अपेक्स की प्लानिंग की जाएगी। आम नागरिकों की सलाह और जितने सरकारी अभियान चल रहे हैं उसमें पंचायती राज व्यवस्थाओं के चुने हुए प्रतिनिधि, लोगों की राय, आम नागरिकों की आवाज़ का सबसे ज़्यादा महत्व हो, ये कोशिश की गई है और ये व्यवस्था अस्थायी रहेगी ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ, ये भारत के माननीय प्रधानमंत्री जी का मानना है। मेरा सभी, मैं पूर्व जनप्रतिनिधि ही कहूँ, कहने में ठीक नहीं लग रहा है, आग्रह है कि आप अपनी जिम्मेदारी से पीछे मत हटिए, आगे बढ़ चढ़ करके अपनी पंचायत में, रेवेन्यू गाँव में, ब्लॉक स्तर पर जो काम है उसे जिस तरह पहले आप कर रहे थे वैसे करिए। चुनाव पूर्ण होने के बाद जनता के सामने सबको परीक्षा देनी होती है, फिर जो चुने हुए प्रतिनिधि आएंगे, प्रशासन और आप सब लोग मिल करके जम्मू कश्मीर की समस्याओं के समाधान में जिस तरह से अब तक काम करते रहे हैं आगे भी करिए, ये मेरा आप सबसे अनुरोध है। मिस्रीवाला पंचायत ब्लॉक भलवाल में आयोजित ब्लॉक दिवस कार्यक्रम के माध्यम से पूरे जम्मू कश्मीर के बहनों भाइयों और यहाँ के विशेष रूप से नागरिकों के प्रति मैं हृदय से आभार व्यक्त करना चाहता हूँ, जिस शिद्दत, जोश और जज्बे के साथ
पंचायतों में सरकारी योजनाओं के 100% सैचुरेशन के लिए आप सबने सक्रियता दिखाई है और ख़ास तौर से विकसित भारत संकल्प यात्रा में बड़ी संख्या में नागरिकों ने भाग लिया है। और जो माननीय प्रधानमंत्री जी की सोच थी कि सोशल सिक्योरिटी की जो स्कीम्स हैं, किन्हीं कारणों से कोई छूट गया है तो उसे भी संतृप्त कर दिया जाए, सैचुरेट कर दिया जाए। और मुझे लगता है कि उस काम में हमें काफ़ी हद तक सफलता मिली। कल शाम तक की जो जानकारी मुझे है, 30,35,000 से अधिक नागरिकों ने ग्रामीण क्षेत्रों में तथा 6 लाख से ज़्यादा नागरिकों ने शहरी क्षेत्रों में इस यात्रा में भाग लिया है। मैंने कुल मिलाकर लगभग 36.5 लाख जम्मू कश्मीर के नागरिकों ने ये सुनिश्चित किया है कि जम्मू कश्मीर के हर एक वंचित ज़रूरतमंद तक योजनाओं का लाभ पहुँचे, उसके जीवन में वैसे ही बदलाव की नींव रखी जाए जो समाज के उन लाभों से जुड़े लोगों को मिली। मैंने सबकी समस्याओं को लिखा भी है, ध्यानपूर्वक सुना भी है, जो आपके ज्ञापन है। सामान्य तौर पर ब्लॉक दिवस बड़ी योजनाओं के स्वीकृति का मंच नहीं है। ये बात मैं बार बार कहता हूँ। जब यह कार्यक्रम हमने शुरू किया था तो शुरुआती 1 वर्ष मैं लगभग हर बुधवार को किसी न किसी ब्लॉक पर जाता था। इधर 1 वर्ष से मैंने ये काम बंद कर दिया था। मैंने तय किया कि हर बुधवार को किसी न किसी ब्लॉक दिवस में स्वयं जाऊंगा, सीनियर ऑफिसर भी जाएंगे, क्योंकि ये जो बड़े काम हैं ये जिला योजना डिस्ट्रिक्ट का जब प्लान बनता है तो उसी में ये बनाया जा सकता है। सामान्य तौर पर यहाँ एक परंपरा बन गई है और उससे बाहर निकलना जब तक व्यवस्था पूरी तरह नहीं बदलेगी बड़ा मुश्किल होगा। अब थाना दिवस आयोजित होता है। अब थाना दिवस में भी अगर हम देंगे कि हमारी सड़क बनाई जाए तो मुझे लगता है इस आदत से अब थोड़ा बदलने की अपनी आदत ज़रूरत है। आपने कोई कंप्लेन किया, पुलिस ने नहीं सुना, तो जो सीनियर पुलिस ऑफिसर जा रहे हैं उनको बताइए। फरियादी जो हैं वो जाएं, बतावें कि साहब हमारी सुनवाई नहीं हुई। किसी के साथ कोई अन्याय हुआ है तो वो ज़रूर बतावे। मैं समझता हूँ ये आदत धीरे धीरे जनता को आगे डालने की ज़रूरत है, तब इन कार्यक्रमों का प्रभावी ढंग से निस्तारण हम कर पाएंगे। 2-3 बातें, एक साथी ने कहा कि साहब कश्मीर गए थे तो कश्मीर में विकास बहुत हो रहा है, जम्मू में कम हो रहा है। मुझे लगता है कि एक बात मैं बहुत जोर दे के कहना चाहता हूँ कि अगर धन के आवंटन को लेंगे तो जम्मू में 1 रुपया ज़्यादा ही होगा, कश्मीर से 1 पैसा कम नहीं होगा। ये मैं एकदम जिम्मेदारी से बात कर रहा हूँ। हाँ, स्मार्ट सिटी परियोजना जम्मू शहर और स्मार्ट सिटी परियोजना श्रीनगर शहर, 3 पेडेस्ट्रियन मार्केट श्रीनगर में स्वीकृत हुई, 3 पेडेस्ट्रियन मार्केट जम्मू में स्वीकृत हुई। अब जम्मू की 1 पेडेस्ट्रियन मार्केट तो बन गई, उसका लोकार्पण भी हो गया, आप लोग जा भी रहे हैं, अप्सरा रोड। दूसरा, वहीं के सज्जन गए और हाई कोर्ट से स्टे लेके आ गए कि ये बननी नहीं चाहिए। इस मानसिकता से हमें बाहर निकलने की जरूरत है। बड़ा समझाया गया, डिविजनल कमिश्नर ने कम से कम 10 बार व्यक्तिगत रूप से बात की। उन्होंने कहा साहब ये स्मार्ट सिटी बन के क्या होगा इससे, क्योंकि 70 साल तक जो भेदभाव हुआ वो अभी भी घर में बैठा हुआ कभी भी लग रहा है वही होगा। तो हमको न्याय नहीं मिलेगा तो हम न्यायालय में लड़ेंगे, सड़क पर लड़ेंगे। मुझे लगता है कि इससे थोड़ा बाहर निकलने की ज़रूरत है। दूसरा, रघुनाथ बाजार भी काम वहाँ के स्थानीय नागरिकों ने रोका था। बातचीत संवाद के द्वारा फिर वो तैयार हुए, अब वो काम शुरू हुआ। बीच में जब दीपावली का समय था तो उन लोगों ने एक आग्रह किया कि साहब अभी इस समय दीपावली है तो इसी समय व्यापार हमारा अच्छा होता है, दीपावली बीत जाए तब काम शुरू कराइएगा। मैंने केवल एक उदाहरण दिया। तो इस मानसिकता से हमें बाहर निकलने की जरूरत है। तीसरी बात कि अगर आप देखें तो आज पूरे जम्मू कश्मीर में 1.5 लाख करोड़ रुपए के हाईवे और टनल के काम चल रहे हैं। कनेक्टिविटी में जम्मू रीजन ही ज़्यादा पिछड़ा हुआ था। अगर उसका हिसाब लगाएंगे तो लगभग 85,000 करोड़ के काम केवल जम्मू रीजन में हो रहे हैं। IIT जम्मू में बनी, IIM जम्मू में बनी, एम्स जम्मू में बनकर तैयार हो गया सेंटर। अभी भी लोग कह रहे हैं कि साहब जम्मू में थोड़ा और करिए।
दूसरी बात ये हमें समझने की जरूरत है, क्योंकि जो दिल्ली में सरकार बैठी है वो किसी के साथ भेदभाव करने वाली सरकार नहीं है। हाँ, ये जरूर है कि वो सरकार ऐसी है जो मानती है कि सरकारी संसाधनों पर सबसे पहला हक देश के सबसे कमज़ोर और गरीब आदमी का है। और मैं समझता हूँ किसी भी अच्छे शासन के लिए आवश्यक है कि समाज में जो दबा है, कुचला है, गरीब है, वंचित है, वो समाज के मुख्य धारा में जुड़े। और इसकी उसी आधार पर जम्मू कश्मीर प्रशासन भी काम कर रहा है। अब मोदी जी की गारंटी वाली गाड़ी का स्वागत मैं भी 6 कार्यक्रमों में अब तक भाग लिया हूँ। जिस प्रकार हो रहा है, चाहे जम्मू का क्षेत्र हो चाहे कश्मीर का क्षेत्र हो, ये इस बात का प्रतीक है कि नहीं, पिछले 9-10 वर्षों में देश में बड़ा बदलाव हुआ है। और मैं बार बार एक बात कहता हूँ कि केवल राजनीतिक शब्दावली देश की नहीं बदली है, देश की कार्य संस्कृति भी बदली है। बहुत से लोग कल्पना भी नहीं कर सकते थे, जो यात्रा में मैंने दृश्य देखे हैं, कि इतनी बड़ी संख्या में लोग उस गाड़ी की स्वागत के लिए खड़े हैं। लाभार्थियों ने प्रधानमंत्री जी की योजनाओं के कारण जो उनके जीवन में बदलाव आया है, उसकी कहानी जिस तरह से सुनाई, वो इस बात को प्रमाणित करता है कि समाज में समावेशी विकास तेज गति से आगे बढ़ रहा है। और ये अद्भुत भी है, कल्पनीय भी है, जब कोई आपके सामने आकर कहता है कि साहब हमें पक्का घर भी मिल गया, घर में शौचालय भी मिल गया, घर में खाना बनाने के लिए गैस भी मिल गई, बीमारी की सुरक्षा के लिए 5 लाख रुपए का गोल्डन कार्ड भी मिल गया, किसान क्रेडिट कार्ड भी हमारे पास है, किसान सम्मान निधि का 6,000 रुपया भी हमको मिला है। जितनी योजनाएं, कई मैं नाम लूँ, PM विश्वकर्मा योजना हो, स्वनिधि योजना हो, ऐसे अनेक योजनाओं का लाभ लोगों को मिला है। जहाँ मैं जाता हूँ वहाँ 4-5 प्रकार की समस्याएं सामान्य रूप से आती हैं। स्कूल का अपग्रेडेशन, हाई स्कूल है तो हायर सेकेंडरी बना दीजिए, प्राइमरी है तो जूनियर हाई स्कूल कर दीजिए, और हायर सेकेंडरी है तो उसे डिग्री कॉलेज बना दीजिए, PSC है तो उसे CSC बना दीजिए। ये कॉमन लोगों की मांग रहती है। मुझे लगता है कि इस व्यवस्था के कारण बड़ा नुकसान हुआ है जम्मू कश्मीर का। सिलेक्टेड ढंग से जहां जरूरत थी वहां स्कूल कॉलेज न बन करके अपने अपने चिन्हित स्थानों पर बने। और इसलिए एक फैसला हम लोगों ने सामान्य तौर पर लिया है कि हमें करना क्या चाहिए। जब योजनाबद्ध ढंग से हम आगे बढ़ते हैं तो समाज की समस्याओं का समाधान होता है। जब अपनी सुविधा से हमारे परिचित हैं तो इनके यहाँ बना दें, मैं समझता हूँ उससे कॉमन मैन, सामान्य आदमी का बड़ा नुकसान होता है। अब योजना 1 साल में मैं जानता हूँ कि नहीं हो पाएगा, लेकिन 5 साल में कैसे हम कर पाएंगे। प्राइमरी स्कूल पूरा मैपिंग प्रशासन करा रहा है, अंतिम स्टेज में है। अब हम लक्ष्य क्या रखना चाहते हैं कि कोई भी बच्चा जम्मू कश्मीर का 1 किलोमीटर से ज़्यादा प्राइमरी स्कूल जाने के लिए पैदल नहीं चलेगा। मैं जानता हूँ कि 1 साल में नहीं पूरा होगा, लेकिन ये जो प्लान बनेगा 5 साल यही इसी आधार पर काम होगा। हाई स्कूल, हायर सेकेंडरी, कॉलेज, किसी को एक पंचायत में 2 कॉलेज, और ऐसे भी लोग हैं जिनको 20 किलोमीटर जा करके चलना पड़ता है। मैं समझता हूं कि ये व्यवस्था, आप भी मेरी राय से सहमत होंगे कि ये उचित नहीं है। और इस पर जो काम हो रहा है हम अंतिम चरण में है, और हम आपको भरोसा देना चाहते हैं कि इसी के आधार पर काम आगे होगा। क्योंकि मैं देख रहा हूं जिन स्कूलों को जिनको अपग्रेड कर दिया गया, न इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ा, नवा फैकल्टी, न टीचर बढ़े। तो अगर ऐसे कॉलेज चाहिए तो जितने आपने घोषित किए हर जगह बोर्ड हम भी लगवा देते हैं। हाई स्कूल, हायर सेकेंडरी हो गया, हायर सेकेंडरी डिग्री कॉलेज हो गया। इससे क्या लाभ हो रहा है? जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में बनी है, यकीन मानिए आज की पीढ़ी सौभाग्यशाली है।
लंबे समय तक हम लोगों को सौभाग्य नहीं मिला, लेकिन राष्ट्रीय शिक्षा नीति सही मायने में जमीन पर उतरे, इसके लिए आवश्यक है कि योजनाबद्ध ढंग से शिक्षा के क्षेत्र में निवेश भी हो और उसे जमीन पर उतारा भी जाए। अब लोकल लैंग्वेज में, डोगरी में लोगों को पढ़ाना है, कंटेंट बनाया जा रहा है, त्रिभाषा फार्मूला मैंने जमीन पर लागू करना है। अगर इस तरह से हम चलेंगे तो मुझे लगता है नुकसान होगा। जो इसमें इसका मतलब ये मत समझिए कि जो आपने कहा है उसको मैं कूड़ेदान में डाल रहा हूँ। जो उसमें वाजिब होगा वो भी उसमें लिया जाए, लेकिन जब योजनाबद्ध ढंग से हम चलेंगे तो ये कठिनाई दूर हो जाएगी। अभी किसी ने कहा कि उन बच्चों को 20 किलोमीटर जाना होता है। जहाँ तक सड़क का सवाल है, तो मैंने एक तो बता दिया कि हाईवेज और टनल्स के जो काम चल रहे हैं, गाँव को जोड़ने का 2001 की जनगणना के आधार पर, सेंसस के आधार पर जम्मू कश्मीर की कोई पंचायत, कोई गांव नहीं है जो सड़क से नहीं जुड़ गई। 2011 के सेंसस के आधार पर गांव बचे, हर जिले में बचे, और नीतिगत फैसला हमने किया है कि 2011 की पंचायत सेंसस के आधार पर जो गांव बचे हैं उनको सड़क से जोड़ना, ये हमारी पहली प्राथमिकता होगी। और कम गांव बचे, ऐसा नहीं कि बहुत बड़ी संख्या है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना जो देश में वाजपेयी जी ने शुरू की थी, तो उसके लिए योजना इसीलिए शुरू की कि गाँव को सड़क से जोड़ा जाए। और उसमें जो क्राइटेरिया ये थी कि 1000 आबादी के जो गांव हैं सड़क से नहीं जुड़े हैं, प्रथम चरण में इन गांवों को सड़क से जोड़ा जाएगा। ये भी व्यवस्था थी कि 5 साल तक सड़कों का मेंटेनेंस जो बनाएगा वो 5 साल तक करेगा। डिफेक्ट लाइबिलिटी पीरियड उसको कहा जाता था। दूसरा चरण प्रारंभ हुआ, 500 आबादी के गांवों को प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में PMGSY 2 के अंतर्गत जोड़ा गया। देश के बाकी हिस्सों के लिए जब ये आबादी की क्राइटेरिया 1000 और 500 थी, तो जम्मू कश्मीर या पहाड़ी राज्यों के लिए जब 1000 देश के बाकी हिस्सों में थी तो यहाँ 500 थी। और जब देश के बाकी हिस्सों में 500 क्राइटेरिया बनाई गई तो यहाँ 250 क्राइटेरिया बनाई गई। अभी भी कई गांव हैं जो सड़क से जुड़े नहीं हैं। मैं उस कहानी में नहीं जानना चाहता हूं कि क्यों नहीं जुड़े। भारत का जो ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट है, सरफेस ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री, वो सड़क बनाने के लिए पैसा देती है और पैसा देने का आधार क्षेत्रफल, एरिया, डीजल पेट्रोल की खपत, गाड़ियों की संख्या, उस आधार पर हर राज्य को पैसा वहाँ से मिलता है। जो डीजल में टैक्स कलेक्ट होता है उसका मेजर पोर्शन सड़क विभाग को ही जाता है, थोड़ा सा रेलवे को जाता है। अब 100 करोड़ रुपया मिलता था जम्मू कश्मीर को और सड़क स्वीकृत होती थी 350 करोड़ की। मैं नया नया आया था, जहाँ मैं जाता था वहीं लोग कहते साहब ये 7 साल से बन रही है। अब सामान्य आदमी को पता नहीं कि ये सड़क PMGSY में बन रही है या स्टेट के बजट से बन रही है या वो सरफेस ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री जो सपोर्ट देती है उससे बन रही है। जब रिव्यू किया तो पता लगा साहब 100 करोड़ मिलता है, 350 करोड़ का सैंक्शन है। तो ऐसी सड़कें थीं जो 12 साल से बन रही थी और बनने के पहले ही टूट के बिखर गई। तब हम लोगों ने फैसला किया कि नहीं भैया इस तरह का नहीं होगा। 50% काम जिन सड़कों पर हुआ था उनको प्राथमिकता के आधार पर पैसा देकर के पूरा करना, और 50% से कम जहां काम हुआ था उसको, जो एक योजना चली थी, क्या नाम था उसका, लैंग्वेजिंग प्रोजेक्ट में लेना। अब ये लैंग्वेजिंग शब्द मैंने डिक्शनरी में पढ़ा था, लेकिन सरकार प्रयोग करती है जीवन में पहली बार जम्मू कश्मीर आके जाना। हाँ, मैंने वो यहीं आके सुना था। तो एक परिस्थितियां थी, परिस्थितियों को स्ट्रीमलाइन करने में काफ़ी हद तक आप लोगों के सहयोग से हमें सफलता मिली है।
सबने कहा कि ऑनलाइन सर्विसेज के द्वारा काफ़ी लोगों को सुविधा हुई है और आज देश में हम नंबर 1 हो गए हैं। मध्य प्रदेश अब तक नंबर 1 था, वो मध्य प्रदेश हमसे पीछे हो गया है। ऑटो अपील मोड में भी ढेर सारी सर्विसेज कर दी गई हैं। इससे निश्चित रूप से आप सबको लाभ हो रहा है। अब जम्मू कश्मीर में मुझे लगता है कि गरीबी हटाओ का नारा भले न लग रहा हो, लेकिन गरीबी हटाने के ईमानदारी से प्रयास जरूर हो रहे हैं। बैक टू विलेज कार्यक्रम में जो अन्य कार्यक्रम होते हैं, उसमें एक कार्यक्रम ये भी होता है कि हर पंचायत से ऐसे नौजवान चिन्हित किए जाए जो स्वरोजगार करना चाहते हैं। और मुझे पिछले वर्ष याद है, बैक टू विलेज 4 जब ख़त्म हुआ था, यहीं जम्मू में कन्वेंशन सेंटर में एक दिन में 75,000 नौजवानों को 939 करोड़ रुपए आर्थिक सहायता दी गई थी कि वो अपना काम करें। लगभग 6 लाख नौजवानों को उस योजना के अंतर्गत पिछले 3-4 वर्षों में हम लोगों ने आर्थिक सहायता देने में सफलता पाई। कुछ बीमारी है वो लाइलाज है, और उस लाइलाज बीमारी का भी इलाज हो। अब जो लिस्ट निकलेगी तो यहीं से शुरू होगा इस पर विचार कि इस जम्मू वाले कम हैं कि कश्मीर वाले ज़्यादा हैं, कश्मीर वाले कम हैं। अब वो समय बीत गया। अब किसी की सिफारिश से किसी को चपरासी की नौकरी नहीं मिल सकती है, और गरीब से गरीब व्यक्ति अगर योग्य है तो दुनिया की कोई ताकत उसे रोक नहीं सकती है। ऐसी व्यवस्था जम्मू कश्मीर में चल रही है। मेरे पास लोग मिलने आते हैं। एक गरीब आदमी जो सब्जी बेचता है ठेले पर, उसकी बेटी KS ऑफिसर हुई, बिना मुझसे समय मांगे मेरे यहाँ आ गई थी। मुझे लोगों ने कहा कि साहब एक बच्ची आई है, बाहर खड़ी है, मिलना चाहती। मैंने कहा बुला लीजिए। वो मिठाई लेकर के आई थी। तो उसने कहा साहब मैंने तो जीवन में सोचा नहीं था कि मुझे सरकारी नौकरी मिलेगी। तो इस पारदर्शी व्यवस्था का लाभ मेरिट वाले लोगों को, पात्र व्यक्तियों को मिला है, योग्यता वाले व्यक्तियों को मिला है। इसलिए नौकरी तो है, मिलेगी भी, लेकिन उन लोगों की मर्जी से नहीं मिलेगी जो 100-200 लोग जम्मू कश्मीर को चलाते थे। आम आदमी के लिए नौकरी है, आम आदमी के लिए व्यवस्था है, और आम आदमी ताकतवर हो। मैं समझता हूँ प्रधानमंत्री जी का इसी बात पर बराबर जोर रहा है, और उसी आधार पर जम्मू कश्मीर प्रशासन भी उसी दिशा में काम कर रहा है। अब 80 करोड़ लोगों को देश में मुफ्त राशन मिले, 55 करोड़ लोगों को 5 लाख रुपए तक का इलाज मिले हर साल मुफ्त। मैं समझता हूँ 14 करोड़ घरों को नल से जल मिलने लगा। आपके एरिया में कठिनाई है, मैं जानता हूँ, यहाँ डीप वेल ट्यूबवेल लगाने हैं। पूरे देश में योजना चल रही है। हर प्रयास हो रहा है कि ज़्यादा से ज़्यादा मशीनें बनाई जाएँ। उसमें टाइम भी लगता है आपके यहाँ ट्यूबवेल बनाने में, बाकी स्थानों पर कम टाइम लगता है। मुझे कल ही बताया गया कि 2 और मशीनें कहीं से मिली हैं, हिमाचल से खाली हुई हैं, वो आ रही हैं। तो इसकी भी कोशिश हो रही है कि जल्दी से जल्दी इस काम को पूरा कर दिया जाए। 10 करोड़ महिलाएं देश की सेल्फ हेल्प ग्रुप से जुड़ी हैं, और यहाँ भी 6 लाख से ज़्यादा बहनें सेल्फ हेल्प ग्रुप से जुड़ी हैं और जम्मू कश्मीर के विकास में अपना योगदान दे रही हैं। 14 करोड़ लोगों को जीवन ज्योति बीमा का लाभ मिला है। 13 करोड़ से ज़्यादा शौचालय बने, 52 करोड़ लोगों के बैंक खाते खुले। और इन सब के बावजूद उस दिन प्रधानमंत्री जी ने कहा कि मैं लगातार उन लोगों की तलाश कर रहा हूं, किसी कारणवश जिन्हें योजनाओं का लाभ नहीं मिल पाया है। और इसलिए फिर से एक कार्यक्रम प्रारंभ हुआ जिसमें आप सब लोग भागीदार हैं। ब्लॉक दिवस का कार्यक्रम भी इसीलिए शुरू किया गया था। उसके पीछे मंशा यही थी कि हर चुने हुए हर बुधवार को हमारे प्रशासनिक अधिकारी और नागरिक एक जगह इकट्ठा होंगे, सभी तरह की सेवाएं की जानकारी भी मिले, और अगर कहीं कमी है तो उसे पूरा करने के लिए प्रयास भी हो। लेकिन इसको भी हमने वो मंच बना लिया कि सड़क बनाना है, अस्पताल बनाना है। गांव के प्ले फील्ड का जहां तक सवाल है,
डीसी जम्मू यहाँ मौजूद है, मुझे आपसे ये आग्रह है कि एक बार पूरे जिले का किसी एक पंचायत का रिव्यू करा करके जो भी पैसा है प्राथमिकता के आधार पर हर पंचायत में, कोई एक पंचायत नहीं छूटनी चाहिए जिसमें प्ले फील्ड न हो, और ये काम 3-4 महीने में मुझे लगता है कि आराम से किया जा सकता है। तो आज मैं आपके बीच ये बात कहता हूँ कि जम्मू जिले में हम लोग जनवरी में हैं, अप्रैल 30 को कोई ऐसी पंचायत नहीं होगी जहाँ जमीन हो। अब जमीन नहीं होगी तो स्वर्ग में तो बनेगा नहीं, जहाँ जमीन हो वहाँ प्ले फील्ड बना दिया जाएगा। यहाँ के बारे में मुझे बताया गया है कि इस ब्लॉक में 24 पंचायतों में अनेक योजनाओं को सैचुरेट कर दिया गया है। 32 रेवेन्यू गांव हैं, अगर कोई बचा है तो निश्चित रूप से वो आवे। सैचुरेशन कोई तकनीकी शब्द नहीं है, मैं मानता हूँ कि सैचुरेशन ये समाज की समृद्धि की कुंजी है, और इसको लेकर के जो अभियान चला है उसमें जम्मू कश्मीर प्रशासन भी पूरी शिद्दत से लगा हुआ है। किसी एक परिवार की बुनियादी ज़रूरतें जब पूरी होती हैं तब वो परिवार सपने देखता है, बड़े सपने देखता है, समृद्धि के नए दरवाजे खुलते हैं। किसी के पास घर से लेकर राशन तक की चिंता जब समाप्त होती है तब वो सोचता है कि रोजगार के और क्या साधन होंगे, कारोबार और क्या करेंगे। मैं 2-4 मौलिक बातें आपसे करना चाहता हूँ। होलिस्टिक एग्रीकल्चर डेवलपमेंट प्लान बहुत सोच समझ करके देश के जाने माने कृषि विशेषज्ञों की सलाह से जम्मू कश्मीर प्रशासन ने बनाया है। हमारे जो एग्रीकल्चर और लाइन डिपार्टमेंट के जितने ऑफिसर्स हैं उनकी ट्रेनिंग हुई, किसानों की ट्रेनिंग हुई, आपके यहाँ भी लोग आए होंगे। दक्ष पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन हुआ। मोटे तौर पर आप ये समझिए कि 70% आबादी जम्मू कश्मीर की कृषि और संबंधित एग्रीकल्चर और एलाइड सेक्टर, किसी ने हार्टिकल्चर का नाम लिया, उसमें हार्टिकल्चर भी है, डेयरी भी है, फिशरी भी है, सीप एंड एनिमल हस्बेंड्री भी है, सेरिकल्चर भी है, अनेक उसके आयाम हैं। 70% लोग इसी पर उनका जीवन निर्भर करता है। अगर इस पूरे क्षेत्र में एक बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन हम कर सके तो मुझे लगता है कि जम्मू कश्मीर की इकॉनमी को बड़ा ज़बरदस्त बूस्ट मिलेगा। और जो योजना बनाई है, बजट के अलावा हर साल 1000 करोड़ से ज़्यादा अधिक हम इस योजना को ज़मीन पर उतारने के लिए लगा रहे हैं। जम्मू क्षेत्र की जो असली दिक्कत है, हमारे साथी ने जो बात कही मुझे अच्छा लगा, लेकिन जो पढ़े लिखे प्रबुद्ध लोग हैं उनसे मैं निवेदन करना चाहता हूँ। किसान क्रेडिट कार्ड सैचुरेशन हो गया है, लेकिन क्रेडिट कार्ड से किसान की आमदनी पूरी तरह नहीं बढ़ने वाली। जब खेती में पैसा लगेगा, इनपुट क्रेडिट जब बढ़ेगी तब आप खेती अच्छी कर सकते हैं। प्रशासनिक तौर पर मैं स्वयं भी मॉनिटर कर रहा हूँ। जिले के हमारे जो अफसर हैं उनको भी कहा गया है कि भाई बैंक के साथ आप मीटिंग करिए। अब पैसा बैंक जमा कराता है जम्मू कश्मीर के लोगों से और फाइनेंस करता है मुंबई में। जम्मू कश्मीर का पैसा जम्मू कश्मीर में भी उतना फाइनेंस हो, ये हम सुनिश्चित कराना चाहते हैं और आपको भरोसा देना चाहते हैं कि हम सुनिश्चित करा के ही रहेंगे। ये हर 3 महीने पर हम सब इसको मॉनिटर कर रहे हैं। यहाँ लोगों को पैसा मिलना चाहिए। जो नेशनल एवरेज है किसानों को इनपुट क्रेडिट का, उसमें हम काफ़ी पीछे हैं। पिछले 1 साल से मैं लगा हूँ, पहले की तुलना में बढ़ा है, लेकिन अभी उस अनुपात में नहीं बढ़ा है। और जम्मू क्षेत्र में इनपुट क्रेडिट कश्मीर की तुलना में बहुत कम है। ये कोई नहीं उठाता है। मैं बार बार ये बात, तो मेरा सभी प्रबुद्ध लोगों से निवेदन, आप अपनी पंचायत में देखिए कि बैंक किसान को पैसा दे रहा है कि नहीं दे रहा है। नहीं दे रहा है तो आप डीसी को शिकायत भेजिए और ये सुनिश्चित कराया जाएगा, क्योंकि जब तक खेती में लागत नहीं लगेगी। अब हम हाई डेंसिटी प्लांटेशन करना चाहते हैं, किसान की आमदनी तभी बढ़ेगी। कानून जो इस तरह के थे जो खेती के लिए अवरोध पैदा कर रहे थे, उन कानूनों को बदल दिया गया। कानून यहाँ था कि हाई डेंसिटी प्लांटेशन जम्मू रीजन में नहीं हो सकता है, इसकी कोई नहीं चर्चा कर। उस कानून को बदल दिया गया कि नहीं, जम्मू रीजन में भी हो सकता है।
4 कैनाल से कम जमीन वाला किसान हाई डेंसिटी प्लांटेशन नहीं कर सकता है। ये कानून था, इस कानून को भी बदल दिया गया। आर्चर्ड लगाने के लिए भी परमिशन और काटने के लिए भी परमिशन। काटने के लिए परमिशन तो समझ में आती है, बगीचा लगाने के लिए परमिशन, उसको भी बदल दिया गया। तो ये ऐसी बातें की गई हैं जिससे वास्तव में किसान ताकतवर हो सकता है। तो एक तो दूसरी बात, भारत भूषण जी ने टूरिज्म की उठाई। ये सच है कि कुछ तो टूरिज्म प्रकृति के कारण होता है, मौसम के कारण होता है, और कुछ प्रयत्न पूर्वक होता है। एक जो दिमाग में हमारे बैठ गया कि सरकार जहां टूरिज्म बढ़ाएगी वहां टूरिज्म नहीं बढ़ने वाला है। ये यहाँ दिमाग में घुस गया है कि एक TRC बना दीजिए, टूरिस्ट रिसेप्शन सेंटर, टूरिस्ट आएगा, कतई नहीं आएगा। इस मानसिकता से हमें बाहर निकलने की जरूरत है। जब प्राइवेट सेक्टर का इन्वेस्टमेंट आएगा तब टूरिज्म बढ़ेगा। इस माइंडसेट से निकलने की जरूरत है। हाँ, ये सच है कि यहाँ एक तो कनेक्टिविटी का इशू था, वो खत्म हो रहा है। बहुत सारी अच्छी जगह हैं जम्मू रीजन में जहाँ टूरिस्ट जा सकता है, लेकिन जब उसको 5 घंटा 6 घंटा लगता था तो स्वाभाविक रूप से नहीं जाता था। हम जैसे रिलीजियस टूरिज्म की बात भारत भूषण जी ने कही, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि रिलीजियस टूरिज्म बढ़े, इस दृष्टि से अनेक प्रयास हुए हैं। माता वैष्णो देवी की संख्या इस साल 95 लाख से ज़्यादा रही है। पिछले 10 वर्षों में इतने यात्री कहीं नहीं आए। शिवखोड़ी में भगवान शंकर के मंदिर में वही टीम काम कर रही है जिसने केदारनाथ में काम किया था, और वो काम पूरा होगा तो मैं समझता हूँ कि वो संख्या वहाँ भी बढ़ने वाली है। और अभी कल ही डिविजनल कमिश्नर हमारे पास थे, हम लोग चर्चा कर रहे थे और उस योजना पर काम भी कर रहे हैं कि आने वाले दिनों में जल्द इसके भी टेंडर करके कि हेली सर्विस भी कटरा से शिवखोड़ी की सीधे शुरू हो जाए। ये व्यवस्था भी आने वाले 6-8 महीने के अंदर हम लोग करना चाहते हैं। मचैल माता मंदिर पर भी काम हो रहा है, बूढ़ा महादेव पर भी काम हो रहा है। अब हर गांव और हर पंचायत में अगर कोई मंदिर है तो प्रशासन उसको नहीं कर सकता है, लेकिन जो प्रसिद्ध स्थल है, जो लोग चुनाव लड़ते थे, मैं जब आया तो मैंने पढ़ा, हर पार्टी के घोषणा पत्र में था कि ये बीटिंग रिट्रीट सेरेमनी शुरू करेंगे सुचेतगढ़ में। मुख्यमंत्री बनने के बाद सबका पहला भाषण जम्मू में यही होता था कि 1 महीने में शुरू हो जाएगा। वो प्रधानमंत्री जी के कारण, भारत सरकार के कारण वो शुरू हो गया। लोग जा भी नहीं, वो 4 लेन की सड़क भी स्वीकृत है, वो बन जाएगी तो संख्या और बढ़ेगी। तिरुपति का मंदिर जम्मू में बन गया, 6000 लोग रोज आ रहे हैं, शनिवार रविवार को ज़्यादा संख्या आ रही है। जम्मू जू में शेर दहाड़ने लगा है और बाघ भी पहुंच गया है, तो वहाँ भी 2000 लोग पहुंच रहे हैं, वो संख्या बढ़ेगी। और भी इस तरह के लाइट एंड म्यूजिक शो, लेजर शो भी हो रहा है, वहाँ भी लोग जा रहे हैं। इस तरह की 1-2 बड़ी परियोजनाएं भी पाइपलाइन में हैं, जिन्हें जल्द क्रियान्वित करने की हम कोशिश करेंगे। और दूसरी बात कि जब तक रहने की अच्छी व्यवस्था नहीं होगी, जो जम्मू क्षेत्र के अच्छे स्थान है जहाँ टूरिस्ट जा सकता है, आने वाले दिनों में वहाँ होटल बने, इस दिशा में प्रयास शुरू हुआ है। और केवल प्रयास शुरू नहीं हुआ, ये परिणाम तक भी पहुँचेगा और निश्चित रूप से बनेंगे, ताकि लोग जम्मू क्षेत्र में भी आवें, बड़ी संख्या में रहें। इकानमी के लिए पहली बात मैंने बताई एग्रीकल्चर एंड एलाइड एक्टिविटी, दूसरा टूरिज्म, तीसरा इंडस्ट्री। आप सब जानते हैं कि आज़ादी के बाद से लेकर 2021 तक जम्मू कश्मीर में कुल प्राइवेट इन्वेस्टमेंट 14,000-15,000 करोड़ का था। आज अकेले कठुआ, सांबा, जम्मू, इन 3 जिलों में जो काम हो रहे हैं वो 22,000 करोड़ से ज़्यादा के हैं, इन केवल 3 जिलों में। और आने वाले दिनों में ये इन्वेस्टमेंट और बढ़ने वाला, रोजगार भी मिलेगा। छोटी जो बड़ी यूनिट लग रही है उसके लिए स्वाभाविक रूप से छोटी छोटी यूनिट भी लगेगी, तो लोगों में संपन्नता आएगी। और चौथी बात, नशा की बात कही, सही कहा है, 0 टॉलरेंस है जम्मू कश्मीर प्रशासन का भी, और भारत सरकार स्वयं भी, गृह मंत्री जी इस बात के लिए सदैव बैठक करते हैं। लेकिन आपसे भी मेरा एक अनुरोध है, क्या हमें नहीं पता है पंचायत में कि कौन आदमी आता है हीरोइन लेकर के या ड्रग लेकर के?
उसके साथ हम रिश्तेदारी निभाते हैं। रात को हम व्हाट्सएप पर देश भर से चैटिंग करते हैं और वीडियो देखते हैं। क्या एक सूचना हम पुलिस को नहीं दे सकते हैं? हमारा दायित्व तो नहीं है? हमारे परिवार, हमारे गांव, हमारी पीढ़ी को बर्बाद किया जा रहा है और हम केवल पुलिस के भरोसे और प्रशासन के भरोसे रहेंगे। समाज में जब बड़ा परिवर्तन होता है, जो समाज जागरूक नहीं होता, वहाँ कोई परिवर्तन नहीं कर सकता। मेरा विनम्रतापूर्वक आपसे आग्रह, हाँ, पुलिस में कोताही हो जरूर बताइए, निश्चित रूप से नहीं होने दी जाएगी। और बड़ा स्पष्ट नीति है मैंने पुलिस की कि बेगुनाह को छेड़ो मत और गुनाहगार को छोड़ो मत। अगर कोई बेगुनाह है तो उसे छेड़ने की जरूरत नहीं है, और कोई गुनाहगार है चाहे जितना भी ताकतवर हो उसे बख्शा भी नहीं जाएगा। ये नीति आज भी है और आगे भी चले। कुछ लोगों को लग रहा है कि बदल जाएगा, वो बदलने वाला नहीं है। ठीक है, तो इस तरह के अनेक प्रयास में है, लोगों को रोजगार मिले। मैंने बताया सेल्फ एम्प्लॉयमेंट को लेकर के जो प्रयास हुआ है नौजवानों के लिए, सेल्फ हेल्प ग्रुप की महिलाओं के लिए। और सरकारी पिछले वर्ष आज़ादी से लेकर के और पिछले वर्ष तक सबसे ज़्यादा नौकरी 20,700 जम्मू कश्मीर में पहली बार दी गई। और इस साल भी सब इंस्पेक्टर के रिजल्ट निकल गए, जूनियर इंजीनियर के रिजल्ट निकल गए। कुछ लोग हैं जो चाहते थे कि ये न हो, उनका नाम भी मुझे मालूम है, क्योंकि उनके पास कोई काम नहीं है तो अपनी बेरोजगारी इसी में दूर करना चाहते हैं, लेकिन वो दूर नहीं हो पाएगी। बेरोजगार उनको आगे भी रहना है। तो जितने सरकारी पद रिक्त हैं त्वरित गति से भर्ती की जाएगी। और 2 साल केएस के रिजल्ट, अंतिम कैंडिडेट का इंटरव्यू खत्म हुआ और 3 घंटे में रिजल्ट निकाल दिए गए। देश के किसी राज्य में ऐसा नहीं हुआ और पूरे ट्रांसपेरेंट ढंग से। तो ये व्यवस्था चल रही है। आप से 2-3 बातें मैं कहना चाहता हूँ। संसाधन जितने मिल जाएं, मुझे लगता है कि हम अपने काम पूरे नहीं कर सकते जब तक हम स्वयं जागृत न हों। और मेरा निवेदन है सभी भाइयों बहनों से कि श्रमदान की परंपरा हमारी पुरानी परंपरा है। अब स्कूल है, हमको मालूम है कि किसका बच्चा स्कूल नहीं जाता है। इसमें कौन सा पैसा लगना है, कौन सी मेहनत लगनी है कि अगर हम अपने पंचायत के बच्चे और बच्ची को चिन्हित कर लें और ये व्यवस्था करावें कि नहीं, इसको जरूर स्कूल ले जाएंगे। प्रशासन अभियान चला रहा है, एजुकेशन डिपार्टमेंट भी अभियान चला रहा है कि लिटरेसी रेट बढ़ाना है। एक बार जरा अपने ज़िले का लिटरेसी रेट देखिए, गर्ल चाइल्ड का देखिए, क्या इसमें हम कुछ कर सकते हैं? खराब पोषण के कारण, पोषण अभियान जो भारत सरकार ने शुरू किया, उसके मूल मंतव्य को जानिए। पिछले 22 वर्षों में भारत के आम आदमी की लंबाई 6 इंच कम हो गई, इसलिए पोषण अभियान शुरू करना पड़ा है। अब गांव में हमको पता है, अगर 2 परिवार है तो इतने समर्थ लोग हैं कि सरकार तो पोषण करे, हम भी उसका पोषण कर सकते हैं। अगर हमारे गांव में, हमारी पंचायत में कोई टीबी का पेशेंट है तो उसको हाई प्रोटीन डाइट मिले। एक निक्षय मित्रा का कार्यक्रम प्रशासन की ओर से चल रहा है। हर टीबी पेशेंट के लिए एक निक्षय मित्रा अपॉइंट है जो उसकी चिंता कर रहा है। हम भी तो देख सकते हैं कि हमारा गांव टीबी मुक्त हो। ये सब काम डीसी साहब ही करेंगे। मैं समझता हूं कि इस मानसिकता से अगर हम बाहर निकलेंगे तो जो बात हमारे साथी कह रहे थे कश्मीर में ज़्यादा हो गया है, वो जम्मू में ज़्यादा हो जाएगा। ये मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ। धार्मिक स्थलों की साफ सफाई, अब हम पूजा तो करने जाते हैं, भगवान के सामने खड़े होते हैं, लेकिन गंदगी हम देखते हैं, वो भी सोचते हैं कि आएंगे कलेक्टर साहब तो साफ करेंगे। हमारे भगवान, हमारा मंदिर, हमारी मस्जिद, हमारा गुरुद्वारा, गुरुद्वारा में तो खैर गंदगी मैं नहीं देख पाता हूँ। क्या हमें इतनी भी गैरत नहीं है कि धार्मिक स्थलों को हम साफ सुथरा रखें? और जो मैंने बात कही, पंचायत में बड़ा आसान है, अध्यापक, बुजुर्ग, सरपंच एक साथ बैठें
पूरे गांव की सूची बना लें कि इनके घर का ये बच्चा, इनके घर की ये बच्ची स्कूल नहीं जाती है। इस बार हम प्रयास करेंगे और यकीन मानिए चुनाव में वही व्यक्ति जीतेगा भी जो ये काम करेगा। तो अगर आने वाले दिनों में फिर से सरपंच और बाकी बनना है तो मैं आपसे निवेदन कर रहा हूँ कि इस काम को करिए। जीत आपकी पक्की, 100% इनरोलमेंट ये हम इस बार अश्योर करें। मुझे लगता है 3-4 पैरामीटर हम अपनी पंचायतों का तय कर लें। सबसे स्वच्छ पंचायत कैसे बने, सबसे शिक्षित पंचायत कैसे बने, सबसे ग्रीन पंचायत कैसे बने, 100% सैचुरेशन वाली पंचायत कैसे बने और टीबी मुक्त कैसे बने, पोषण युक्त कैसे बने, बेरोजगार मुक्त कैसे बने। बेरोजगार मुक्त अगर बनाना चाहते हैं आप नौजवानों को चिन्हित करिए, डीसी जम्मू को आप लिस्ट दीजिए। हम पैसे की कोई कमी नहीं, जो काम करना चाहता है 10 लाख रुपए मुद्रा योजना में बिना किसी कोलैटरल सिक्योरिटी के प्रधानमंत्री जी ने ऐसी व्यवस्था कर दी है कि 10 लाख तक का ऋण मिल जाएगा। और 10 लाख का ऋण लेकर के जम्मू शहर में दुकान भले नहीं मिलेगी, अपनी पंचायत में आदमी आराम से काम कर सकता है, अपना और अपने परिवार का पेट पाल सकता है। तो मुझे लगता है ये सामूहिक शक्ति से जो काम होता है उसमें समाज में बड़ा बदलाव आता है। कुछ लोग राजनीतिक मजबूरी या फिर आदत की वजह से कहते हैं कि युवाओं के लिए रोजगार की व्यवस्था नहीं है। नहीं कहेंगे तो उनका काम कैसे चलेगा। मैं कहता हूं कि युवाओं को रोजगार के लिए आज जितने अवसर उपलब्ध हैं, मुझे लगता है कि इसके पहले कभी नहीं थे। केंद्र सरकार की योजनाओं के अलावा जम्मू कश्मीर की भी दर्जन से ज़्यादा योजनाएं, मिशन यूथ एक अलग डिपार्टमेंट ही जम्मू कश्मीर प्रशासन ने बनाया कि युवा बच्चों और बच्चियों के लिए कैसे रोजगार के हम साधन उपलब्ध करा सकते हैं। तो मोटे तौर पर मैंने बात कही, आपने जो मांग पत्र दिया है, मैं आपको एक बात कह सकता हूं कि उसमें जो वाजिब है वो निश्चित रूप से किया जाएगा। और पैसे का सही उपयोग, ऐसे मैं जब नया नया आया था तो मैं अपरिचित था। आते ही 2 दिन बाद किसी का फ़ोन आया कि ये फला आदमी है, इन्होंने काम किया था 5 साल पहले, इसका भुगतान नहीं हुआ। 2-3 दिन बाद फिर किसी का फ़ोन आया। तो अब ये रेगुलर फीचर हो गया कि हर 2 दिन पर कोई फ़ोन करता था कि साहब फला का आदमी यहाँ काम किया था, उसका भुगतान नहीं हो रहा है। तो मैंने कहा भाई क्या बात है। तो पता किया तो पता लगा कि यहाँ न उस काम का कोई एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल था, न उस काम का कोई टेंडर हुआ था। तो व्यवस्था लागू कर दी गई कि अब कोई काम बिना टेंडर के नहीं होगा, बिना अप्रूवल के नहीं होगा, बिना। तो काम हो भी रहे हैं। लोगों ने हल्ला किया अब काम नहीं होगा, अब काम बंद हो जाएगा। मुझे याद है, सब याद है। लेकिन जहां 9,229 काम होते थे, अब 95,000 काम पिछले फाइनेंशियल ईयर में पूरे हुए हैं। रफ्तार 10 गुनी बढ़ गई। तो जब और पैसे का सही सदुपयोग भी हो रहा है। मित्रों, ब्लॉक दिवस का कार्यक्रम अपने आप में एक संदेश है, जनता का ये कार्यक्रम है और ये हमें स्मरण कराता है कि जन भागीदारी का प्रभाव परिवर्तन के लिए बहुत प्रबल होता है। सामान्य नागरिक का कमिटमेंट मजबूत हो तो मुझे लगता है कि विकास की गति आगे बढ़ जाती है। आइए हम सब एकजुट होकर के पंचायतों को विकास और समृद्धि का मार्ग बनावें, और जब ये मार्ग बनेगा तो यकीनन जम्मू कश्मीर भी समृद्ध होगा। और एक बात मैं बार बार कहता हूँ कि विकास तभी होगा जब शांति होगी। अशांति में दुनिया में कहीं विकास नहीं हुआ है। कुछ तत्व हैं जो अशांति के लिए ही काम करते हैं, उनको शांति से मतलब नहीं है। तो हमें पहचानना चाहिए ऐसे लोगों को। समय पर जब वक्त आवे तो अशांति फैलाने वालों का इलाज भी करना चाहिए। और उसमें इलाज का मतलब डंडा वंडा चलाने के लिए मैं नहीं कह रहा हूँ। जो आपको संविधान ने अधिकार दिया है उसका प्रयोग करते समय ऐसे लोगों को चिन्हित करना और उन्हें दंड देना, मैं समझता हूँ ये आवश्यक होता है। और वैसी ही सरकार चुनी हुई मिलती है जैसा आदमी चाहता है। अगर हम खुद चाहते हैं अच्छी सरकार, अच्छा प्रशासन, तो हमें खुद भी अच्छा बनना पड़ेगा।
और अंतिम बात कि आप सबको मैं हृदय से धन्यवाद देता हूं। जिनको अभी मिलना होगा मैं हूं, आप लोगों से मिलूंगा भी। आपका कोई सुझाव, मैंने अफसर भी हमारे, मैं मुंह पर किसी की तारीफ नहीं करता, लेकिन कोशिश की गई है कि बेहतरीन अफसर लगाए गए और ये दिन रात लोगों के लिए काम कर रहे हैं। तो मैं आपसे निवेदन करूंगा कि जब भी आपको लगे कोई सुझाव हो तो आप निश्चित रूप से दीजिए। जो सही सुझाव होगा वो निश्चित रूप से उसका पालन किया जाएगा। दबाव में किसी के 1 इंच बदल नहीं हो सकती, ये बात मैं जोर दे के कहना चाहता हूँ। लेकिन कॉमन मैन, सामान्य आदमी कोई सुझाव देता है, हमें लगता है कि हमसे गलती है, हम सुधार लेंगे। लेकिन कोई ये सोचता है कि हम खुदा मियाँ हैं, हमारे कहने से बदल जाएगा, तो वो न बदला है आज तक, न आगे बदलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद।